हाँ हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जो क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए हिंदी मीडियम की मेरी क्लास है। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले, तो जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उनका चैप्टर 2 चल रहा है, यानी कि अध्याय 2 है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस अध्याय में हम जीव जगत के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जगत पाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से हम अलग अलग वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकरण करने से हमें उनके अध्ययन में सुविधा मिलती है। तो इस जो मेरा अध्याय है, इस अध्याय की मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखते हैं आज दूसरी क्लास में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो उससे जो हमारी पिछली क्लास थी जहाँ पर हमारा छूट गया था, आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर यह चीज़ देखनी है और यह समझनी है। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मानव के मस्तिष्क की समझ भी बढ़ती गई और अपने कार्य में बेहतर प्रगति करता गया। देखिए, हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धीमे धीमे जब सभ्यता का उदय हुआ तो सभ्यता के उदय से हम आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित हुआ उसी प्रकार से हम वर्गीकरण को समझते रहे और उसे हम लिखते रहे। तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस को समझा, फिर उसके बाद 3 किंगडम, लोग और भी आए और लोगों ने उनमें अच्छा अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद उन्हें कुछ अच्छा लगा तो उस प्रकार से वो लिखते गए। फिर 4 किंगडम आई। तो 4 किंगडम आने के बाद भी लोगों ने देखा और समझा। तो जैसे जैसे मतलब जब समय बढ़ता गया किसी चीज़ के लिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय होता जाता है, तो इंसान उसमें अध्ययन करते करते क्या होता है, तो किसी भी कार्य को जब वो अध्ययन करता है तो उसको कुछ बेहतर ढंग से करना चाहता है। तो जैसे जैसे क्या हुआ, तो उसका समय बढ़ता गया तो मस्तिष्क की समझ भी बढ़ती गई। जैसे समय बढ़ रहा है, हम जैसे अधिक एडवांस किताबों को पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, मस्तिष्क उसी हिसाब से डेवलप होता रहेगा। तो हम सारी चीज़ को अध्ययन कर रहे हैं, जीव जंतुओं को बड़ा अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मतलब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो हमारे क्या है, हमारा दिमाग धीमे धीमे विकसित होगा। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारी समझ बढ़ती गई और अपने कार्य को बेहतर प्रगति करते रहे। तो जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं वो एक बेहतर ढंग से हमारा कार्य होता गया, क्योंकि हम जैसे जैसे किसी कार्य को प्रयास करते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो उस कार्य में क्या होता है, निखार आता रहता है। तो समय के साथ क्या, हमारा निखार आने लगा। अब वह जीवधारियों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करें। तो जितने भी लोग, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे भैया समय बढ़ रहा है, तो समय के साथ क्या है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम अपने इस ज्ञान का प्रयोग करें तो हमारी समझ क्या है, विकसित हो रही है। तो हमारी समझ विकसित हो रही है तो हम किसी भी कार्य को एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई कार्य हो हमारा अच्छी तरह से क्लासीफाई हो, उसे अच्छी तरह से स्टडी हो, जिससे क्या है, बेहतर ढंग से कार्य होगा तो उसे समझने में क्या हमें आसानी होगी। तो अब उसे विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों को समझने के लिए बेहतर ढंग से वर्गीकरण की आवश्यकता होने लगी। तो जैसे ही 4 किंगडम आया, उसके बाद और भी लोग आए और भी लोग इस पर अध्ययन करते रहे। अब लोगों को ये लग रहा है कि एक क्लासिफिकेशन तो है, अब इसे और बेहतर ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसकी अच्छी स्टडी की जाए, उस हिसाब से हम अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करके इसे रखें, अलग अलग ग्रुपों में बांटें। जब अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, हर चीज़ के ज़्यादा पॉइंट को आधार लेकर के चलेंगे तो क्या हुआ, उसे समझने में हमें आसानी होगी। तो हमें मालूम है कि पृथ्वी पर क्या हमें बहुत विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं। तो बहुत सारे जीव मिलते हैं, तो सारे वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इसको वर्गीकृत करते रहे। अब उन्हें समझ जैसे जैसे समय बढ़ता गया तैसे ही अब उन्हें ये लगने लगा
कि भाई अब उन्हें ये लगने लगा कि भाई अब ऐसा है जो हमारा वर्गीकरण है इसे और अच्छी तरीक़ा से इसे और फिल्टर किया जाए, इसे और अच्छी तरह से हम फिल्टर करके देख सकते हैं और अच्छी तरह से हम इसे स्टडी करने लगते हैं। तो हमारी जो डिफरेंट डाइवर्सिटी में, तो इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इसके अतिरिक्त क्लासिफिकेशन के लिए पहले आकार की को हम लेते थे कि हमने आकार की देखी, आकार की के आधार पर उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर मैंने जीव जंतु को अलग किया, पेड़ पौधों को अलग किया, ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते, तो मैंने उसकी बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखा, बाहर से उसके आकार की को देखा, उसके बाहर की संरचना को देखा, मैंने अलग अलग कर देखा। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब हमारी जरूरत बढ़ रही है, अब हमारा दिमाग इसमें लग रहा है कि इसका अच्छी तरह से अध्ययन करो। जब हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो हमें इसके अंदर की जानकारी हमें अच्छी होगी। तो अब क्या है, उसकी आकार की के साथ साथ अब जरूरत पड़ लेगी कोशिका स्ट्रक्चर की, यानी कि अब इसकी सेल का भी अध्ययन करो, उस सेल के अध्ययन में भी हमें देखना है। उसके अलावा कोशिका भित्ति के लक्षण, इसमें जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सेल वाल हैं उसके भी फीचर्स को देखो कि आखिर में इस प्लांट्स के लिए क्या कह रही है सेल स्ट्रक्चर, उस जीव के अंदर सेल स्ट्रक्चर मिली तो वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर देखिए सेल की स्ट्रक्चर्स देखो और सेल वाल के फीचर्स भी देखो, उसका किस प्रकार का नेचर है। फीडिंग मैकेनिज्म देख सकते हैं, यानी कि हम ये भी देख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो मुझे उसमें क्या देखना है, उसके न्यूट्रिशन देखना है, उसकी फीडिंग मैकेनिज्म देखना है कि वो जीव किस प्रकार से खाना खाता है, वो जीव किस प्रकार से खाना खाता है, तो उनके खाने की प्रकृति, वो जीव क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, उसकी खाने की प्रकृति क्या है। अब खाने के ऊपर भी देखो तो हमें जरूरत पड़ने लगी हम इसका भी अध्ययन करें। अब उसके हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या है, आवास। हमें यह देखना है कि जो जीव है वो किस प्रकार के आवास में रहता है, अर्थात उसमें क्या हो रहा है, अनुकूलन हो रहा है। अगर कोई जीव है वो मरुस्थल में रह रहा है तो वो क्यों रह रहा है मरुस्थल में, वो उसकी बॉडी किस प्रकार से अडेप्टेड हो गई है, अनुकूलित हो गई है, तो अनुकूलन कैसे आया। तो मरुस्थल में रहने वाले जितने भी जीव हमें उनको देखना है कि आखिर में ये मरुस्थल में कैसे रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर तो ज़्यादा है, पानी की कमी है, उसकी बॉडी किस प्रकार से मेंटेन करके रहती है। कोई जीव ऐसे हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो हमें ये देखना है कि आखिर में वो जीव जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वो किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवित कर रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, आखिर वो कैसे पानी के अंदर जीवित हैं। तो हमें क्या, हमें उनके हैबिटेट को देखना है, उनकी अनुकूलता को अध्ययन करना है। उसके अलावा प्रजनन की विधि, हमें यह भी करना है कि आखिर में जो विभिन्न प्रकार के जीव मिल रहे हैं, आखिर में उनका रिप्रोडक्शन, उनके प्रजनन की विधि क्या है, वो किस प्रकार से प्रजनन करें, किस प्रकार से उसकी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो मुझे किसी भी जीव के क्लासिफिकेशन को करने में, पढ़ने में सुविधा मिलेगी, उसे करने में आसानी मिलेगी, हम आसानी से समझ सकते हैं। एवं विकासीय संबंध, विकासीय संबंध में ये देखना कि आखिर में ये जीव यहाँ पर आया तो इसका एंसेस्टर कौन है, इसका यहाँ से लेकर इसका विकास क्रम कैसे रहा है, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले, अर्थात धीमे 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 इसका विकास कैसे हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की देखिए जरूरत पड़ने लगी कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने, एवं उनके विकास को देखने के लिए कि संबंधित हमें देखने लगी। हमने उनका विकासीय संबंध देख रहे हैं कि आखिर में कोई जीव है तो वह जीव आने के बाद देखिए कैसे, हमें उसकी फाइलोजेनी को देखना है। तो अगर मैं इसकी फाइलोजेनी को यहाँ पर अच्छी तरह से देखता हूँ तो हमें इनके विकासीय संबंध, इनके कॉमन एंसेस्टर के बारे में पता चले। आज मानव कुछ और है, पहले कुछ और था, तो हमें आखिर में उनके कॉमन एंसेस्टर को भी समझना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत होने लगी। जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होने लगी तो अगर हम इसके कॉमन एंसेस्टर को समझेंगे तो इसके बारे में समझने में मुझे आसानी मिलेगी। चीज़, इन सारी चीज़ों को, रिप्रोडक्शन की विधि देखनी है, इन सारी चीज़ों को देखनी है, तो ये चीज़ क्या है, अब हमारी ज़रूरत बढ़ गई। समय के साथ हमें ये चीज़ पढ़नी है और समय के साथ हमें इस चीज़ को समझना है। तो ये चीज़ बताई गई है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे इसके साथ साथ, ये तो चलो हमने पहले कर लिया, इसकी सेल स्ट्रक्चर्स को भी देखना है हमें। इसकी जो बाल होती है
उस बाल के नेचर को भी देखना है हमें। उसके अलावा हमें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस प्रकार से खाना खा रहा है वो देखना है, हैबिटेट को देखना है, और रिप्रोडक्शन देखना है, और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना है, यानी विकासी संबंधों को। तो अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। अब इन सारी चीज़ों को समझना है तो विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना अध्ययन करते हैं। तो अपने अध्ययन का जो उनका कंक्लूजन निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को वो लिखते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर ये अध्ययन किया, इसका ये निष्कर्ष निकला। तो सारी चीज़ों की, अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर विस्तृत रूप से किसी जीव के अध्ययन को हम यहाँ से लेकर के इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, हम इसके ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो मुझे अच्छा मिलेगा रेस्पॉन्स, तो मुझे समझने में इन सारी चीज़ों को समझ लूँगा तो मैं और अच्छे बेहतर ढंग से जीव जंतुओं को मैं फिल्टर कर सकता हूँ, अलग अलग कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ने लगी। तो उसी प्रकार से साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो हम तो उसके बाद, इसके बाद R.H. विटाकर के द्वारा 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्तावित किया गया। तो पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट देते रहे, लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया, जीव जंतुओं के सारे अध्ययन के लक्षणों को पढ़ा, समझा, तो समझने के बाद बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च करते रहे। तो उन्होंने ये चीज़ लिखा कि अब उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था तो 5 किंगडम दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, प्लांटी को अलग रखा, एनिमेलिया को अलग रखा। अब इस प्लांटी में से कुछ जीव निकाल करके उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया पहले भी, उसके बाद मोनेरा बना। मोनेरा के बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, इस प्लांटी ग्रुप में जो कॉपलैंट ने रख दिया था, यहां से इन्होंने फंजाई को अलग निकाल दिया और ये ग्रुप बना दिया। यानी कि 1 2 3 4 5, इन्होंने ये 5वें ग्रुप को क्रिएट कर दिया, यानी क्रिएटेड बाय न्यू ग्रुप। इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में 5 में एक ग्रुप बनाया फंजाई। पहले फंजाई को कॉम्प्लेंट ने क्या रखा था, पहले फंजाई को उन्होंने प्लांट्स के साथ में रखा, लेकिन R.H. विटाकर ने क्या किया, उस प्लांट से फंजाई को निकाल के एक ग्रुप बना दिया। कहा कि भाई जो कवक है, जो फंजाई है, उसे हम प्लांट्स के साथ नहीं रख सकते। क्यों भाई, प्लांट्स तो वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपने आप स्वयं खाना बना रहे हैं। तो प्लांट्स तो वो होते हैं जो खाना अपने आप स्वयं बनाते हैं। मगर अगर मैं बात करूं फंजाई की, कवक की, लेकिन भैया कवक तो खाना अपने आप नहीं बनाता है, तो वो तो किसी के ऊपर डिपेंड है, वो तो किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड। लेकिन ये क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खाना अपने आप स्वयं बना रहे हैं, लेकिन ये खाना ही, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने इन्हें अलग रख दिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने ग्रुप बनाया, तो प्रोटिस्टा में इसमें सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को रखा। प्रोटिस्टा वो ग्रुप बना जिसमें केवल एक कोशिकीय यूकेरियोट्स है। इसके अंदर जो मिलने वाली सेल कौन सी होती है, यहां पर मिलने वाली सेल कौन सी होगी आपकी, यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल, तो ये कौन से हैं, यूनिसेल्यूलर। जितने भी ऑल यूनिसेल्यूलर थे, ठीक, ऑल यूनिसेल्यूलर, यानी कि सभी एक कोश की जीव जिनके अंदर यूकेरियोटिक सेल मिलती है, वो प्रोटिस्टा में रख दिया। मोनेरा में वो रखे गए जिसमें सभी होते तो एक कोश के, लेकिन इसके अंदर मिलने वाली कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां पर हमें क्या मिलेगी देखने के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमें मिलती है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मुझे मोनेरा मिलती है, तो मोनेरा वो ग्रुप बना दिया जिसके अंदर क्या, प्रोकैरियोटिक सेल मिली है, यहां पर यूकेरियोटिक सेल मिली है। उसके अलावा फंजाई वे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, और नए ग्रुप को उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो नए ग्रुप को क्या कर दिया, क्रिएट। तो इस प्रकार के जब क्लासिफिकेशंस को R.H. विटाकर के द्वारा दिया गया, फिर उसे लोगों ने समझा, समझने के बाद जब काफ़ी उस पर चर्चा हुई तो उन्होंने ये क्या कहा, ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसे अच्छी तरह से एक्सेप्टेड किया गया, वेल एक्सेप्टेड।
तो वहीं RH बिटाकर का जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है RH बिटाकर का, जो क्या है एक वेल एक्सेप्टेड है, जिसे दिया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि RH बिटाकर का क्लासिफिकेशन दिया, जिसके आधार पर देखिए हम कुछ दे रखे हैं, उस चीज को देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं क्या क्लासिफिकेशन। अब मुझे कुछ नेचर के बारे में पता करना है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर देख सकता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने कैरेक्टर्स लिए, दूसरा मोनेरा, तीसरे प्रोटिस्टा, तीसरे यहाँ पर कवक है यानी फंजाई, फिर है प्लांटी वर्ग आ गया, फिर एनिमेलिया वर्ग आएगा। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, पांचों ग्रुप के हम कंपैरिजन देखते हैं करके कि आखिर में कंपैरिजन का। अगर मैं सेल के प्रकार को देखता हूं तो यहां पर मुझे प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। केवल प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मुझे कहां मिल रही है, मोनेरा मिल रही है। तो मोनेरा भैया वो ग्रुप है जिसके अंदर मुझे प्रोकैरियोटिक सेल देखने मिल रही है, अर्थात इस ग्रुप में वो जीव होंगे जिनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिली है मुझे किसमें, मोनेरा में, सेल के प्रकार को, क्योंकि हमें सेल की स्टडी करनी थी, वही हमने बताया कि सेल की स्टडी को देखते हैं, फिर उसकी सेल वाल के नेचर को देखते हैं। ठीक, तो हमने यहां पर देखे प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, यहां से लेकर इनमें सब क्या मिलती है मुझे, यूकैरियोटिक सेल। यहां मुझे देखने के लिए क्या मिले, सारी की सारी यूकैरियोटिक। तो यहां पर जितने भी जीव मिले वो मुझे यूकैरियोटिक वाले जीव मिल रहे हैं। ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। दूसरी बात, सेल वाल को देखते हैं। अगर मैं सेल वाल की बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं सेल वाल की, तो देखिए सेल वाल की बात करूं तो मुझे मोनेरा के अंदर में सेल वाल तो मिल रही है, लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है। तो क्या है, सेल्यूलोज रहित, अर्थात सेल्यूलोज की नहीं है। इसका मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स की है प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। ये पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं माइकोप्लाज्मा की, जो भी क्या है माइकोप्लाज्मा, वो भी मेरा क्या है, एक मोनेरा में आता है। लेकिन मोनेरा में मारने के बाद है क्या है, उस माइकोप्लाज्मा बात करता हूं तो मुझे उसमें नहीं मिल रही है। ये मेरे लिए एक एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, मेरा एक एक्सेप्शन। यहां पर क्या है, सेल वाल है नहीं, यहां पर है तो मुझे किसकी मिल रही है, पॉलीसैकेराइड्स की। हमें मिली है पॉलीसैकेराइड्स की और अमीनो एसिड्स की। इसकी सेल वाल किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की। अब मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा, तो इसमें क्या है, यहां पर सेल वाल मिलती है, लेकिन सभी में नहीं, कुछ में प्रेजेंट होती है, सभी में नहीं, कुछ में है प्रेजेंट। कवक की बात करता हूं, कवक में है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं होती है, इसमें काइटिन की बनी होती है। यहां भी मुझे क्या मिल रही है, सेल वाल। यहां मिल रही है सेल वाल, यहां सेल वाल कुछ में मिल रही है, और यहां भी मुझे सेल वाल मिल रही है प्रोकैरियोट्स में यानी मोनेरियंस में, तो पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड्स की है। लेकिन वहीं पर बात करता हूं तो माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलती है वहां पर। अब यहां पर बात करूं, यहां पर सेल वाल तो है कवक के अंदर, लेकिन क्या सेल्यूलोज की नहीं है, किसकी बनी हुई है इसमें, काइटिन की। तो भैया कवक वे होते हैं जिनके अंदर सेल वाल काइटिन की बनी होती है। उसके अलावा प्लांट में आ जाऊं तो प्लांट में मुझे किसकी, प्लांट में प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, यहां प्रेजेंट है, और एनिमल्स में नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली की बात करता हूं तो मैं केंद्रक झिल्ली की बात करता हूं तो मोनेरा के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। उसके अलावा आप प्रोटिस्टा, कवक, पादप वर्ग, इनमें बात करते हो तो यहां पर क्या है, सभी के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सभी के अंदर क्या है भैया, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। भैया यहां पर मिल रही है प्रोटिस्टा, कवक, पादप, यहां पर मुझे सब कुछ देखने के लिए मिल रही है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन वाले अगर मैं लक्षण की बात करता हूं तो मुझे यहां पर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे वहां पर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। अब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। हम देखिए
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ कि उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है उसकी बात करता हूँ। अगर हम बात करें मोनेरा की और प्रोटिस्टा की, तो यहाँ पर क्या है, कोश की संरचना होती है, अर्थात यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह की बात करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर कैसे मिलते हैं, एक कोश की। ज्यादातर क्या मिलते हैं मुझे, एक कोश की। फर्क इतना है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर मिलेगी मुझे प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पर मिलती है मुझे क्या, यूकैरियोटिक सेल, और यहां पर मिलती है मुझे क्या, यूकैरियोटिक। तो यहां पर मिली है मुझे यूकैरियोटिक सेल, यहां मिली है मुझे प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन दोनों की बात करता हूं तो एक कोश की संरचना होती है। इसके जीव यानी हम बात कर सकते हैं मोनेरा की और प्रोटिस्टा की। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में आने वाले ज्यादातर वो जीव ऐसे हैं जो कि एक कोश को, मोस्टली जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश की संरचना के बने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा के ही द्वारा देख सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते। पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर, यहाँ यूकैरियोटिक सेल मिली है, दोनों का नेचर क्या है, एक कोश की। तो दोनों क्या होते हैं, एक कोश। अब यहाँ पे बात करते हैं फंजाई की बात, भैया फंजाई की बात करता हूँ मैं कवक की, तो कवक क्या है, कवक तो बहुत बड़ा होता है भाई। अचार को देख लो आप, रोटी देख लो, रोटी होती है बरसात के दिनों में, जब ये रोटी मॉइस्चर हो जाती है यानी थोड़ी गीली होगी, उसे रख दो 2 दिन के लिए, उसमें फफूंदी जग जाएगी, अचार पे लग जाती है, चमड़े पे लग जाती है फफूंदी बहुत सारी। तो इसे हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं, और जिस चीज को ज्यादातर आंखों से देख सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या होती है, बहुकोश की। तो यहां पर बात करते हैं तो ये क्या है, बहुकोश की, मल्टी सेल्यूलर। लेकिन लूज टिश्यू, उसके टिश्यू की बात करते हैं तो थोड़े लूज है, थोड़े थोड़े क्या है, अधिक दूरी पर। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहे हैं, लूज टिश्यू, यानी कि डू नॉट प्रॉपर कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट। यहां पर अगर मैं बात है, जैसे ये है मेरे पास क्या, टिश्यू, ये है टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू है, यहां भी टिश्यू है, यहां भी टिश्यू है। अब इन टिश्यू को देखिए काफी गैप है, काफी दूर है, तो मैं से कहता लूज टिश्यू, ये मेरे पास सेल है। तो यहां पर देखते हैं ये क्या है, लूज टिश्यू। तो इस टिश्यू से इस टिश्यू के लिए कोई डू नॉट प्रॉपर कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होता है ज्यादातर। ऐसे ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। तो इस टिश्यू का आपस में क्या है, यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, प्रॉपर कनेक्शन। तो यहां पर मुझे क्या है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। तो प्रॉपर कनेक्शन का मतलब जुड़ाव नहीं है। तो यहां पर क्या है, लूज टिश्यू देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं। अब मैं आप बताऊं प्लांट ग्रुप की, तो प्लांट ग्रुप में देखते हैं तो प्लांट भी काफी क्या, प्लांट ग्रुप की बात करें तो भैया प्लांट भी काफी बड़े होते हैं। तो प्लांट्स में बात करें, यहाँ पर ऊतक भी मिलेगा मुझे प्लांट्स में, उसके अलावा अंग भी मिलेंगे, अंग तंत्र भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर ज्यादातर हमें मिलेगा क्या, ऊतक मिलेगा या ऊतक तंत्र मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, टिश्यू। तो यहाँ पर मुझे क्या मिले, टिश्यू सिस्टम देखने के लिए मिले। उसी में एनिमल बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑर्गन सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। जैसे ये टिश्यू आपस में प्लाज्मा, इसी प्रकार यहाँ पर क्या टिश्यू सिस्टम जुड़े हुए हैं आपस में, और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे जुड़े हुए, मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम की बात करें, मेरा माउथ जुड़ा हुआ है, फेरिक्स से जुड़ा हुआ है, इसोफेगस से जुड़ा है, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम, एनस। तो ये सारे अंग जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से मैं श्वसन की बात करता हूँ, श्वसन में क्या है, मेरी नासा द्वार से जुड़े हुए, नाक से, फिर फेरिंक्स, फिर इसोफेगस, फिर उसके बाद क्या है, श्वसनियाँ होती हैं, फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर क्या मिला, एक अंग का तंत्र मिल रहा है, यहाँ पर अंग का तंत्र मिल रहा है, अर्थात अंग से अंग जुड़े होंगे, अंग तो बन गए, अब वे अंग आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा ये है मेरे पास क्या, यहाँ पर क्या है, माउथ, ये है मेरे पास क्या, फेरिंक्स, ये क्या है, ईसोफेगस, ये अंग बन गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या चला गया, मेरे पास ये स्टोमक आ गया, ये देखिए एक अंग आ गया, ठीक। अब यहाँ से छोटी आंत आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से क्या आ गई, बड़ी आंत आ गई, बड़ी आंत। तो ये अंग आपस में जुड़े हुए हैं।
तो हम ये कह सकते हैं एनिमेलिया जो ग्रुप होता है, उस एनिमेलिया ग्रुप के अंदर जो जीव हुए हमारे बड़े बड़े, उन जीव के अंदर प्रॉपर विकास देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो हमारा शरीर है, उस शरीर की पूरी एक्टिविटी के लिए उसमें बहुत सारे अंग हैं और वो अंग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय, तो इनकी एक सेल ही इनके खाने को खा रही है, पचा रही है, डाइजेस्ट भी है, एक ही सेल के अंदर वो प्रॉपर काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए मेरे अंग विकसित हो गए और वो अंग आपस में जुड़ चुके हैं। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी हम पोषण की विधि देखते हैं, आखिर में न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो देखिए ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आ गया। ठीक, एनिमेलिया आ गया। ठीक, जंतु। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोषण, तो मोनेरा के अंदर में हम ये कह सकते हैं, मोनेरा के अंदर में कुछ इस प्रकार के मुझे देखने के लिए बैक्टीरिया मिल रहे हैं जो खाने को बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे मुझे मिल रहे हैं मोनेरन्स के अंदर में जो खाने को स्वयं बना सकते हैं। तो जो खाने को स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। उसमें भी कुछ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, कुछ रसायन संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें मैं कहता हूं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वो जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक विधि से खाना बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं मोनेरन्स के अंदर में जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात मृतोपजीवी। वो परजीवी मरी हुई चीज है, उस मरी हुई चीज को खा रहे हैं। तो मरी हुई चीज को जो खाते हैं उसे कहते हैं मृतोपजीवियां, सैप्रोफाइट्स। इस प्रकार के मुझे यहाँ पर बैक्टीरिया देखने के लिए मिल रहे हैं मोनेरा के अंदर। अब वहीं पर बात करता हूँ मैं प्रोटिस्टा के अंदर में। प्रोटिस्टा वाले वो जीव हैं जो एक कोश की हैं, इनके अंदर यूकेरियोटिक सेल मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, स्वपोषी तथा परपोषी मुझे दोनों प्रकार के मिले। तो इस प्रकार के मिलने जो खाना अपने आप भी बना सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, किसी के ऊपर निर्भर हैं, किसी के ऊपर परजीवी की तरह रहे हैं। भैया तेरे ऊपर लग गए, अब हम तो तुझे ही खाएंगे। तो कुछ परजीवी के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे हमारे समय जू लगे होते हैं, अंदर चले जाओ तो अंदर बहुत सारे कृमि मिलते हैं। तो वो क्या है, परजीवी किसी के ऊपर रहेंगे, उसी का खाना खाते रहेंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो खाना बना लेते हैं। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई ज्यादातर परपोषी होते हैं, नहीं हेटेरोट्रॉफिक। ज्यादातर कवक की बात करता हूं तो जैसे मेरी ब्रेड है या कोई लकड़ी है, लकड़ी मैंने काट के डाल दी, लकड़ी सड़ने लगी। जब वो चीज सड़ने लगती है, बेकार हो गई लकड़ी है का, तो वहां पर क्या है, धीमे धीमे क्या है, फंजाई यानी कवक होने लगेंगे। कवक क्या होने लगे, विकसित होने लगेंगे। तो ब्रेड हुआ मेरा, रोटी हुई, ऐसी रोटी, अचार, चमड़ा वगैरह हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो मृतोपजीवी होते हैं तथा परजीवी। तो मृतोपजीवी क्या है, ये मृत पदार्थों से अपना भोजन लेगा। डेड लकड़ी बेकार होगी, सड़ चुकी है चीज, वहीं से अपना खाना लेगा। तो ये क्या है, ये भी क्या है, आपके हेटेरोट्रॉफ्स। लेकिन हम बात करते हैं अक्सर प्लांटी ग्रुप की, तो हम बात करते हैं अक्सर प्लांटी ग्रुप की, ठीक है, पौधे की। पौधे में ज्यादातर मोस्टली केस में हम ये देखते हैं कि वो कैसे होते हैं, स्वपोषी, यानी कि अपना खाना वो स्वयं बना सकते हैं। ऐसे होते हैं मोस्टली केस में हम ये कह सकते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात अपना खाना स्वयं बना। क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स को देखा है तो उसमें क्लोरोफिल ए मिले और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ज्यादातर वो अपना खाना बना लेते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कि पेड़ भी कुछ प्लांटिंग में ऐसे आते हैं जो दूसरे परजीवी को निर्भर होते हैं, जैसे कि अमरवेल। भाई अमरवेल भी तो है, वो भी प्लांट की कैटेगरी में आता है। किसी न किसी पेड़ के ऊपर देख लीजिए, उसके ऊपर पीली पीली होगी, तो अमरवेल भी क्या है, एक परजीवी होती है। तो वो भी प्लांट्स की कैटेगरी में आ रही है, लेकिन वो खाना अपने आप नहीं बना रही है, वो किसी के ऊपर परजीवी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन कुछ कीटनाशक पौधे भी होते हैं,
उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथिस वगैरह, जो आंशिक परजीवी होते हैं जिन्हें पार्शियल हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब बात करते हैं हम जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं में ज्यादातर हम बात करते हैं तो वो सब हेटरोट्रॉफिक ही हो रही, परपोषी, अर्थात खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो जब खाने के लिए जीव जंतु को देखते हैं, भाई इंसान की बात कर लो या किसी की बात कर लो, तो वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। बड़ा जीव है वो छोटे जीव को खाएगा, छोटा जीव हरी हरी घास फूस खाएगा। तो यहाँ पर एक चक्र चलता रहता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जंतु में अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर, तो भाई वो क्या है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर ही है, खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। और उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजॉइक, होलोजॉइक होता है, अर्थात इनिगेशन ऑफ फूड। वो खाने को क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे। जीव है वो पहले खाने को खाएगा अपने मुंह के अंदर, तो खाने को खाएगा, तो खाना जब वो खा लेगा, पहले वो खाना अपने मुंह के अंदर लेके जाएगा, यहाँ पर जब चबाएगा, जब वो खाएगा तो खाने के बाद खाना क्या है, उसके पेट में जाएगा, पेट के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो इसे मैं कहता हूँ होलोजॉइक, उसे मैं कहता हूँ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो इसमें कोई भी खाने को हम खा रहे हैं, वो खाना मेरे पेट के अंदर जा रहा है, पेट में जाने के बाद अब वो वहाँ पर डाइजेस्ट होगा खाना, तो क्या होता है, डाइजेशन। तथा यह सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेप्रोफाइटिक भी नेचर के एनिमल्स हमें मिलते हैं देखने के लिए। तो इस चीज को देखिए, हमने यहां पर ये समझा कि जो आर.एच. बैटाकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया। उसके अलावा देखिए और भी साइंटिस्ट आए, तो उन साइंटिस्टों में नाम था कार्ल वुज का। तो कार्ल वुज जो थे उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया, जिसे हम दूसरी भाषा में 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारे कार्ल वुज आए, ये थे कार्ल वुज, और इस कार्ल वुज ने 6 किंगडम सिस्टम को दिया, ठीक। 5 किंगडम आर.एच. बैटाकर ने दिया, तो कार्ल वुज ने क्या दिया, 6 किंगडम दिया। हम इस 6 किंगडम को हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या, इसके अंतर्गत सभी जीवधारियों को 3 डोमेन यानी कि 3 डोमेन में बांटा गया। तो 3 डोमेन कौन कौन से थे भैया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वो मेरे 3 डोमेन ये थे। एक तो मेरा डोमेन ये था आर्किया, दूसरा डोमेन मेरा ये था बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन था यूकैरिया। इन्होंने पहले 3 डोमेन में बांटा। फिर इन्होंने क्या किया, आर्किया की बात करते हैं तो आर्किया के अंदर इन्होंने क्या है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया को लिया। इन्होंने क्या लिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर लिया इन्होंने किंगडम यू बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं तो मेरा जो किंगडम आर्की बैक्टीरिया है और किंगडम यू बैक्टीरिया है, इन दोनों को यह क्या है, तो इन्होंने मोनेरा किंगडम को जो मोनेरा किंगडम के अंदर ये चीज हमने रखी गई थी, ये मोनेरा किंगडम के अंदर में जो रखी गई थी ऐसे ऐसे करके, अब इन्होंने क्या, इस मोनेरा किंगडम को क्या, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया बांट दिया। तो इन्होंने इस मोनेरा को, बाकी सारी चीज तो आपको देखने के लिए मिलनी है, आपको प्रोटिस्टा भी था, फंजाई था, प्लांटी एनिमल, ये सारी चीज, इतनी सारी चीज, और प्लस यहां पर एक कर दो मोनेरा, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ये 5 किसने दिए, आर.एच. बैटाकर ने दिए। लेकिन कार्ल वुज ने क्या कर दिया, कार्ल वुज ने ये कह दिया कि इस मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। ये देखो बांट दिया, ये देखो बांट दिया, किंगडम आर्की, यहां में क्या कर दिया इन्होंने, 2 भागों में बांट करके, एक को कह दिया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कह दिया यू बैक्टीरिया। इन्होंने मोनेरा को बांट दिया। जब इन्होंने मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, 5 किंगडम सिस्टम की जगह 6 किंगडम सिस्टम कर दिया। अरे भाई आर.एच. बैटाकर ने 5 तो दिए ही थे, तो इन्होंने उस मोनेरा में 2 बना दिए, 2 बनाकर क्या 5 का 6 हो गया। तो ही तो क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर 6 किंगडम सिस्टम यहां पर इन्होंने कर दिया। ये देख लीजिए, देखिए गौर से, और देखिए भैया, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, तो ये तो मेरे सभी आर.एच. बैटाकर ने दिए थे, चारों आर.एच. बैटाकर ने दिए, ठीक। उसके साथ में एक 5वां जुड़ा हुआ था हमारा, एक और था मोनेरा। तो यहां पर इन्होंने उस मोनेरा को, जो मोनेरा था, इस मोनेरा के अंदर क्या
ऑल प्रोकैरियोट्स थे। इसके अंदर क्या थे? ऑल प्रोकैरियोट्स। यहां पर सभी प्रोकैरियोट्स से। अब इस मोनेरा को कार्ल वुज ने दो में बांट दिया। ये देखिए, एक था किंगडम यू बैक्टीरिया और एक था किंगडम आर्की बैक्टीरिया। तो इन्होंने यहां पर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इसे तोड़ दिया। ये देखिए, कार्ल वुज ने मोनेरा किंगडम को दो किंगडम, देखिए आर्की बैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया बांट दिया। जब भैया हमारे पास 5 है और एक को तोड़कर 2 कर दूंगा तो मेरा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाएगा। वही तो देखो बनना है, इसमें कोई नया तो नहीं। अब उन्होंने 3 डोमेन के लिए जोड़ दिया। आप इसे डोमेन ही मान सकते हैं, इसे आर्की कह दिया, इसे बैक्टीरिया, और ये सारी चीज उन्होंने यूकैरिया के अंतर्गत रखी। ये सारी चीज क्या? यूकैरिया के अंतर्गत इन्होंने 6 डोमेन बांट दिया। तो कार्ल वुज ने देखो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन को समझा, उस हिसाब से कार्ल वुज ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो कार्ल वुज का क्लासिफिकेशन क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसे हम उच्च क्लास में ज्यादातर पढ़ेंगे। अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं मोनेरा के बारे में कि आखिर में इस मोनेरा किंगडम की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा है क्या? तो देखिए, किंगडम मोनेरा को देखिए, किंगडम मोनेरा। अगर मैं मोनेरा की बात करता हूं तो देखिए, मोनेरा जो शब्द है मोनेरा, इसमें देखिए मोनोस का मतलब होता सिंगल। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ज्यादातर मोनेरा ग्रुप्स के अंदर वो प्राणी मिलते हैं देखने के लिए जो कि एक सिंगल सेल के होते हैं। ज्यादातर मोस्टली केस में यही है, सारे मोस्टली एक्सेप्शन कोई हो उसकी नहीं, लेकिन मोस्टली केस में यही है। तो मोनोस का मतलब होता है सिंगल, अर्थात सिंगल सेल वाले मिलेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं क्या? यूनिसेल्युलर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर देखिए, सभी जीवा यानी कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखें। जितने भी मेरे बैक्टीरिया पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी मुझे बैक्टीरिया देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया को हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, उन साइंटिस्ट लोगों ने उसका अच्छी और बेहतर ढंग से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन सारे के सारे बैक्टीरिया को उन्होंने मोनेरेंस ग्रुप में रख दिया, क्योंकि उनकी सेल की स्टडी की, उसके नेचर की स्टडी की, उसके फीडिंग मैकेनिज्म की स्टडी की। तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितने भी मेरे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं उन सारे के सारे बैक्टीरिया का मोरेनेंस में रख दो। उन्होंने मोरेनेंस में रख दिया। जितने भी ज्यादातर सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी हैं वो मोरेनेंस में रखती है। ये सूक्ष्म जीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इनकी संख्या की बात करता हूं तो भैया बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। तो इनकी संख्या अगर पृथ्वी पर देखी जाए तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, अर्थात इनकी संख्या बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है भैया। ये देख लीजिए, ये बैक्टीरिया है, ये देख लीजिए बैक्टीरिया है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये स्ट्रक्चर्स दी गई हैं माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से निकाल करके। ये देखिए विभिन्न प्रकार, डिफरेंट प्रकार के क्या बैक्टीरिया हैं। देखिए ये लगभग पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात सर्वव्यापी। अब भैया जल में, थल में, वायु में और मिट्टी जहां तक संभव है लाइफ पॉसिबल है। और कुछ ऐसी जगह पर मुझे देखने के लिए बैक्टीरिया मिलते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव मिलते हैं जहां पर इंसान का जीना मुश्किल है, वहां भी मुझे देखने के लिए मिलते हैं बैक्टीरिया। तो हम ज्यादातर ये कह सकते हैं, ज्यादातर केस में, रेयर केस में क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी, अर्थात सभी जगह मिलते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमें सभी जगह देखने के लिए मिलते हैं। अगर मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी सी गंदी संदी मिट्टी ले ली, मिट्टी लेकर मैंने थोड़ी पर मिट्टी में रख लिया। अब भैया जब मैंने मुट्ठी में रख करके वहां पर देखा, उसका अध्ययन कर, मुझे भाई सैकड़ों प्रकार के, यानी कि ये नहीं एक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, कोई ऐसा भी हो सकता, कोई ऐसा भी हो सकता, कोई सैकड़ों प्रकार की, उनकी आकृति अलग अलग प्रकार की है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया। मुझे छोटी सी थोड़ी सी मुट्ठी में मिट्टी लूंगा तो उस मिट्टी मुझे देखने के लिए, अगर मैं उसका अध्ययन करूंगा तो मुझे सैकड़ों प्रकार के क्या बैक्टीरिया, वही देखेगा, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जरा सी मिट्टी में देखेंगे तो हमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया मिलने देखने के लिए।
उसके अलावा देखिए हम कहां पर देख सकते हैं, उसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं ये गर्म जल के झरनों, उस झरने की बात कर रहा हूं जहां पर ज्वालामुखी होती है, और ज्वालामुखी जहां पर होती है वहां बहुत गर्म वातावरण होता है, तो वहां पर क्या है, गरम गरम पानी चलता रहता है, पानी की बहुत गरम गरम बाष्पें उठती रहती हैं, बहुत गरम गरम पानी के झरने चलते रहते हैं। अगर मैं वहां पर भी बात करता हूं तो वहां जब इतने गर्म पानी के झरने हैं, इतना गर्म पानी है, इतना गर्म पानी है कि बहुत ही ज्यादा हर जीव नहीं सह सकता है, लेकिन वहां पर भी मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, ये बैक्टीरिया मिल रहे हैं, गर्म झरने। उसके अलावा मरुस्थल की बात करते हैं, मरुस्थल में जहां टेम्परेचर अधिक है, पानी नहीं है, वहां भी वातावरण देखता हूं तो मुझे वहां भी बैक्टीरिया देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा बर्फ क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, आइस है, ठंडी है। ऐसे इलाका जहां हर वक्त बर्फ रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, मुझे वहां भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है वहां भी, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां भी देखने के मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्म झरने हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है जहां कोई जी नहीं सकता है, वहां भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तथा गहरे समुद्र, और किसी भी गहरे समुद्र की अगर हम बात करें तो डीप ओशियंस, बहुत समुद्र की बात करें, समुद्र बहुत गहरा तक है, और समुद्र की गहराई पे आप चले जाएंगे, पैंदी पे चले जाएंगे तो वहां भी मुझे देखने के लिए क्या, उसकी मिट्टी को देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो वहां भी मुझे देखने के लिए क्या, बैक्टीरिया मिल रहे हैं। जैसे तो ठीक है, बहुत जैसे विषम एवं प्रतिकूल, ठीक, प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस, बास स्थानों पर जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, वहां मिलते हैं। अब भैया हम बात करते हैं जहां पर दूसरा जीव बेचारा, बहुत ज्यादा गर्म झरने हैं, इतना गर्म टेम्परेचर है, वहां दूसरा जीव तो रह नहीं पा रहा, बैक्टीरिया मिलेगा आपको। ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां दूसरा जीव मुश्किल से जी पा रहा है, बैक्टीरिया मिलेंगे। ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, ठंड पड़ती रहती है, अर्थात ठंडा इलाका है, दूसरा जीव नहीं जी पा रहा है, वहां कौन मिलेगा आपको देखने के लिए, बैक्टीरिया। समुद्र की वो जगह, मिट्टी वो जहां पर हर जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहां देखने के लिए आपको कौन मिलेगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की क्या, तो हम इसी बात को, पहले पॉइंट को समझते हैं, एनसीईआरटी को, बैक्टीरिया का सर्वव्यापी है, तो बैक्टीरिया ज्यादातर सभी जगह मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए कई अन्य बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। भैया आदमी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं आदमी का एग्जाम्पल लेता हूं तो ये है, देखिए आदमी, इस आदमी के एग्जाम्पल ले लीजिए तो भैया इसकी बॉडी के अंदर में, यानी कि हमारे शरीर में भैया गुड बैक्टीरिया भी मिल रहे हैं और बैड बैक्टीरिया मिल रहे हैं। तो भैया ये बैक्टीरिया वो हैं जो इस बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, ये बैड बैक्टीरिया वो हैं जो इस बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। तो भैया बैक्टीरिया तो वो है जो जीव के शरीर के अंदर भी है, बहुत सारे जीव हैं। अरे मैं मानव का एग्जांपल लेके चला भैया, ये सारे बैक्टीरिया मानव के शरीर के अंदर हैं, रोग पैदा कर रहे हैं। ये बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, गुड बैक्टीरिया हैं जो मानव के लिए फायदेमंद हैं, तो इंसान के शरीर में मिल रहे हैं। अर्थात ये क्या है, एंडोपैरासाइट, बॉडी के इनसाइड, यानी कि ये बैक्टीरिया वो है जो बॉडी के इनसाइड मिल रहे हैं, बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, वहां भी देखिए रह करके इन्होंने अपना स्थान बना रखा है। अब देखते हैं बैक्टीरिया के प्रकार। तो हमें यहां पर कुछ ये बात समझना कि बैक्टीरिया भी देखो विभिन्न प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया के प्रकार, अगर मैं इसके आकार के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन शेप, आकार के आधार पर हम ये देखेंगे कि भैया बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इसके आकार, इसकी शेप के ऊपर देखे चलता हूं। तो देखिए मुझे देखने के लिए मिलते कॉकस, जिसे हम कोकाई भी बोलते हैं, ठीक है, कॉकस, ठीक है। तो कोकाई बैक्टीरिया जैसे गोलाकार, ये देखिए गोलाकार, जो बैक्टीरिया गोलाकार होंगे बिल्कुल, ठीक, गोल आकार की इसकी संरचना में, आकार की संरचना लेके चल रहा हूं, तो इन्हें मैं क्या कहता हूं, कोकस। इसे मैं क्या कहता हूं, कोकस, ठीक, कोकाई बैक्टीरिया। तो ये गोलाकार होते हैं, ये है भैया गोलाकार। बैसिलस, ठीक, अगर एक बैक्टीरिया तो उसे बैसिलस कहेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया तो उसको मैं बैसिलाई कहता हूं। तो ये छड़के आकार के होते हैं, ये देखिए, ये देखो छड़ती बनी हुई है, रॉड की, रॉड शेप, ये देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों,
ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? छड़ के आकार के। छड़ के आकार के कौन थे भैया? बैसिलस है। तो बैसिलस वो बैक्टीरिया है जो एक छड़ के आकार का होता है। कॉकस वो बैक्टीरिया है जो अपनी आकृति गोल रखता है, यानी कि उसकी गोल आकृति होती है, छड़ के आकार को। कॉमा के आकार। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी देखो कॉमा के आकार। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए कॉमा सा लगा हुआ। कॉमा देखिए ऐसे लगा देते, हमको लिखते हैं कॉमा ऐसे लगा देते, तो ये बिल्कुल इस प्रकार के कॉमा के आकार के। ये देखिए ठीक, ये कॉमा के आकार के। तो कॉमा के सेप्टेक, ये कॉमा के आकार के। देखो कॉमा के आकार के, देखिए कॉमा के आकार के, जैसे कि विब्रियम, ठीक है, विब्रियम। और ज्यादा है तो हम उसे विब्रियो बोल देते हैं। सर्पिलाकार, स्पाइरल। तो जो सर्प होता है वो सर्प देखा कि एक स्पाइरल कंडीशन में रहता है। तो कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? स्पाइरल। तो स्पाइरल बैक्टीरिया देखिए ये हैं, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये देखिए स्पाइरल, ठीक है। ये है हमारे क्या? स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होता है? जो बिल्कुल सर्प की तरह दिखते हैं। ये छड़ वाले हैं, रॉड शेप्ड। तो इस प्रकार के क्या बैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। हमने उधर देखी, उसकी संरचना देखी, तो संरचना तो मुझे बाहर से दिख रहा हूं, मुझे सिंपल दिख रही है, अच्छी दिख रही है, सादा दिख रही है। लेकिन भैया जब हमारे प्रति जब काम करेंगे ना, तो इसका व्यवहार क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है भैया, तरह तरह की बीमारी बना देते हैं। तो इनका व्यवहार ऐसा होता है अत्यंत जटिल, भैया तरह तरह की बीमारी बना देते हैं। ऊपर से तो दिख रहे हैं भैया सिम में। अगर उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अगर इसकी मेटाबॉलिज्म की कंडीशंस में देखें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है? बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिली। तो बैक्टीरिया की भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत अधिक संख्या में। तो वो वैसे भी तो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। ये अपना भोजन अकार्बनिक, ये देखिए अकार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बनिक, देखिए शब्द लिखा है अकार्बनिक, कार्बनिक वो है जहां पर मुझे कार्बन देखने के लिए मिल रही है। अकार्बनिक का मतलब होता है नहीं। तो ऐसी चीज जहां पर कार्बन नहीं है उसे कहता हूं मैं अकार्बनिक। तो ऐसी चीज जिसमें कार्बन नहीं है उससे भी अपना भोजन बना लेते हैं। देखिए ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, जिन्हें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए वही बातें बोलिए, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसमें कार्बन नहीं मिलेगी, उसी को मैं अकार्बनिक कहता हूं। उससे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नमक, NaCl होता नमक में कार्बन तो है नहीं, ठीक, NaCl नमक में कार्बन नहीं होता, उससे भी अपना भोजन बना सकते। उसके अलावा पानी H2O, उससे भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक, HCl बात करें, यहाँ भी क्या, यहाँ भी बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ भी मुझे बैक्टीरिया मिलेंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। ये हैं वो बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, अब ये बैक्टीरिया जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या है? इस फूड चेन की अगर बात करता हूं, यहां पर देखिए कीमोसिंथेसिस हो रहा है, और ये बैक्टीरिया जो है अकार्बनिक। इस वाटर के अंदर बहुत सारी, देखिए इस वाटर के अंदर क्या मुझे CO2 मिल रही है। कुछ CO2 ऐसी होती है जो वाटर के अंदर बहुत सारे क्या है जीव जंतु जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। ये देखो CO2 को भी यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, SO2 को यूज कर रहे हैं। इन सारी चीजों को, ये सब चीजों को इंसर्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बना रहे हैं। तो ये ज्यादातर अकार्बनिक पदार्थों से, अभी अपना कार्बनिक पदार्थों से ही बनाते हैं और अकार्बनिक, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। अगर हम बात करें इसके
प्रकाश संश्लेषण की बात करें, ये खाना किस प्रकार से बनाते हैं, तो ये देखिए ये प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं। तो ये देखो सपोज खाना तो अपने आप ही बना रहे हैं, तो कुछ तो खाना ऐसा होता है कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं बैक्टीरिया में उन्हें प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं है, वो रसायन से केमिकल चीज़ से ही, इनऑर्गेनिक चीज़ से ही क्या बना लेते हैं, खाना। तो भाई जब शुरू हमारी पृथ्वी थी तो उस समय पे भाई कोई पेड़ पौधे तो थे नहीं, इतनी सारी चीज़ें तो थी नहीं जिसकी वजह से क्या उन्हें खाना पीना बना सकते थे। तो उस समय पे क्या ऑक्सीजन गैस भी नहीं थी, तो उस समय भी कुछ बैक्टीरिया जो थे शुरू में जो डेवलप हो रहे थे वो भी क्या है, वो इसी केमिकल जो भी कुछ केमिकल बन रहा था पृथ्वी पर, उसी केमिकल से वो अपना भोजन बना के सर्वाइव कर रहे थे। तो बैक्टीरिया देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रसायन संश्लेषी, ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जिसे हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो केवल किसी केमिकल से ही क्या बनाएंगे, अपने खाने को बनाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोट्रॉप, जो कि एक तरह के जिस प्रकार से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार की इन पर प्रॉपर्टी होती है जिस प्रकार से ये अपना खाना बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, देखिए कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल के समान एक पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधे अपने खाना बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए है। तो लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे में क्लोरोफिल जब खाना बनाता अपने आप, तो ठीक इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे उसमें क्लोरोफिल के समान कुछ ऐसे पिगमेंट मिलते हैं, ऐसे वर्णक मिलते हैं जो खाना बनाते हैं। तो वो क्या पाए जाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। जैसे बैंगनी एवं लाल जीवाणु में उपस्थित बैक्टीरियो परप्यूरन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। देखो कुछ ऐसे बैंगनी या लाल जीवाणु इस प्रकार से होते हैं, उसमें क्या आपको बैक्टीरियो परप्यूरन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल से ये चीज उसके अंदर मौजूद है इन बैक्टीरिया में। तो वो क्या करेंगे, वो प्रकाश संश्लेषण की तरफ खाना बना लेंगे, जैसे कि क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉप। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया प्रकाश की अनुपस्थिति में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मुझे मिल रही है, यहाँ पर मुझे मिल रही है प्रकाश की जरूरत। यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट की क्या है, रिक्वायर्ड। यहाँ पर लाइट की क्या है, रिक्वायर्ड। यहाँ पर लाइट की आवश्यकता है, और यहाँ पर नो लाइट रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या है, प्रकाश की जरूरत है, नो लाइट रिक्वायर्ड। यहाँ पर मुझे प्रकाश की जरूरत ही नहीं है और यहाँ मुझे प्रकाश की जरूरत है। तो यहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो ये तो कह रहा है अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक, देखो अकार्बनिक लिखा हुआ है, यहाँ पर उसे कार्बनिक चीज मिल रही है, ज्यादा यहाँ अकार्बनिक चीज। तो अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा का, जब अकार्बनिक पदार्थों बनाएंगे तो ऊर्जा का वो क्या करेगा, उपयोग, ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एवं सल्फर बैक्टीरिया। तो इस प्रकार के कुछ बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर क्या है, नो लाइट रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या है, लाइट रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्रकाश की जरूरत है, यहाँ पर मुझे प्रकाश की जरूरत नहीं। तो प्रकाश की मुझे जरूरत कहाँ नहीं मिली है, कीमोसिंथेटिक में, कीमोसिंथेटिक यानी कीमोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में अगर मुझे बात करना तो क्या पर मुझे लाइट रिक्वायर्ड है। तो फोटो का मतलब ही देखिए लाइट, यहाँ फोटो का मतलब ही क्या है, लाइट, फोटो का मतलब ही लाइट। और यहाँ पर क्या है, कीमो, कीमो का मतलब क्या है, कीमो की बात करते हैं तो रसायन की, केमिकल की बात होगी हमारे यहाँ पर, केमिकल की। जब केमिकल की बात करते तो हम क्या नहीं, नो लाइट रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके अलावा देखिए बैक्टीरिया, देखिए कुछ बैक्टीरिया विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे तो बैक्टीरिया जो अभी हमने बताए फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, वो तो खाना अपने बना रहे हैं, कुछ कार्बनिक से बना रहे हैं, कुछ अकार्बनिक। लेकिन उसके अलावा कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया बन रहे हैं जो खाना अपने आप नहीं बना रहे हैं, अर्थात वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, वो किसी पर निर्भर है। इसे कहता हूं मैं विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। परजीवी, तो वे क्या है, परजीवी हो सकते हैं, वे सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी हो सकते हैं, वे सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं। तो परजीवी क्या है, ये बैक्टीरिया भोजन के लिए अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो परजीवी वो है, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है,
कि भैया हम तुझसे ही खाना लेंगे, उसे कहते हैं परजीवी। परजीवी, पर का मतलब कोई भी परिंदा हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, उसके ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में टाइफाइड, बहुत सारे इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं मनुष्य में, टाइफाइड का रोग पैदा करते हैं, टिटेनस का करते हैं, तपेदिक करते हैं, निमोनिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, हमें क्या है, हमारे ऊपर परजीवी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे। अब मृतोपजीवी ऐसे का है जो चीज मर चुकी है उसके ऊपर, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते। मृत कार्बनिक पदार्थ कोई लकड़ी बकड़ी है वो सड़ गई है, इंसान दफना देते हैं वो क्या नीचे सड़ता है, तो जब वो सड़ रहा है तो क्या उसे कौन सड़ा रहा है, बैक्टीरिया सड़ा रहा है। तो बैक्टीरिया सड़ा रहा है, उसे गला रहा है। कोई भी सब्जी है, सब्जी मैंने देखी खराब होगी, बेकार होगी सब्जी, क्या बैक्टीरिया उसे खराब कर रहे हैं। तो सड़े गले पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फल, मुरब्बा, अचार, रोटी आदि, यहाँ पर देखते हो मुझे बहुत सारे मात्रा में जो चीज़ सड़ रही है, खराब है, तो क्या उसके ऊपर बैक्टीरिया परजीवी है। तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। सेप्रोफाइट। सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीना, दो लोग हैं साथ साथ कंप्रोमाइज करके जी रहे हैं। अब कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ये देखिए, कुछ बैक्टीरिया दूसरे पादपों तथा जंतुओं के साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पादपों या तो प्लांट्स के ऊपर मिलेंगे, बहुत सारे जीते हैं। कुछ जंतुओं में ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो कि पादपों और जंतुओं को क्या फायदा भी पहुंचा रहे हैं, तो फायदा भी पहुंचा रहे हैं, तो इसे ही सहजीवन कहते हैं। इसे ही सही उसे फायदा पहुंचा रहे हैं, उसको भी कुछ न कुछ फायदा होगा, उससे उसे भी कुछ न कुछ फायदा होगा। देखिए जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, लेग्यूमिनोसोरम, यानी हम बात करते हैं मटर की, मटर की बात करते हैं। मटर का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है, उस जड़ के बारे में देखते हैं, तो उसकी जड़ में कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक। तो उस लेग्यूमिनोसोरम जो होता है, ये बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, बेनिफिट, पौधों को लाभ पहुंचाते हैं तथा पादप उन्हें रहने के लिए स्थान तथा पोषण देते हैं। जैसे ये है, जैसे ये है जड़, ये है जड़, देखो मटर की जड़, है जड़ मटर की, ये है देखिए मटर की जड़, मटर की जड़ दिख रही है, ये है मटर की जड़। अब मटर की जड़ है तो इस मटर की जड़ में देखिए गांठें दिख रही है, देखो गांठें दिख रही है, गांठें ये दिख रही है, गांठें ये गांठें दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पर ये गांठें दिख रही है, इन गांठों में क्या दिख रहा है मुझे, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, जो इस वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ये देखो लिखा है वायुमंडल की नाइट्रोजन का, यहाँ की वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसका फिक्सेशन करेगा, स्थिरीकरण करेगा इस प्लांट्स के लिए। ये स्थिरीकरण करते रहते हैं, ये फिक्सेशन करते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन का, ठीक, जो वायुमंडल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। अब यहाँ की फिक्स कर देगा इसके लिए नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को इस प्लांट्स को दे देगा। प्लांट्स को जितनी जरूरत है और जैसी नाइट्रोजन जरूरत है वो बैक्टीरिया दे रहा है। ये बैक्टीरिया बैठा है इन जड़ों में, ये बैक्टीरिया बैठा है इन जड़ों में, ठीक, इन जड़ों। अब उसने क्या नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद प्लांट्स को दे दिया, ले भैया मैंने तेरे लिए बिल्कुल सही बेनिफिट बना दिया, ले भैया ले ले, अब तू इसे यूज कर ले। तो लाभ पहुंचाते हैं तथा पादप उन्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तो पादप क्या करेगा, उसे रहने के लिए पनाह दे दी, भैया कोई दिक्कत नहीं, मुझे तेरे से फायदा है, मेरे साथ रहता रहे, और जो भी कुछ मेरे से बॉडी से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा है तू ले ले, तू मुझे नाइट्रोजन फिक्स करके देता रहे, मैं तुझे रहने के लिए मकान दे रहा हूँ, मेरा मतलब अपनी जगह दे रहा हूँ, मेरे पास रहे और आराम से कुछ पोषण है तू मुझसे पोषण भी ले ले। तो ये पेड़ जो है इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह भी दे रहा है और थोड़ा पोषण भी दे रहा है। ये बैक्टीरिया इससे फायदा कर रहा है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उससे फिक्स करके इसे दे रहा है। ले, पेड़ को भी फायदा है, बैक्टीरिया को फायदा, जहां पर दोनों को एक दूसरे से फायदा है उसे कहते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक, एक रिलेशन बना करके रह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानों के लिए भी होते हैं और भी जंतुओं में जो क्या है उसे एक दूसरे से फायदा होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं सिम्बायोटिक। अब हम थोड़ा देखते हैं आर्की बैक्टीरिया।
अब हम थोड़ा आर्की बैक्टीरिया को देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक स्पेशल फीचर्स के, स्पेशल नेचर के एक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों में यानी कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया की बात करते हैं जिसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया को अगर हम देखे जाएं तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है तो आर्की बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये ऐसी कंडीशन में मिलते हैं जहां पर कोई दूसरा जीव है, वो दूसरा जीव वहां पर नहीं रह पा रहा है, अपने आप को जीवित नहीं रह पा रहा, लेकिन ये बैक्टीरिया मिलेंगे अत्यंत वास स्थानों में। कौन से वास स्थान में देखते हैं तो देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अत्यंत लवणी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर नमक की मात्रा बहुत अधिक है वहां पर मिलते हैं, उन्हें हम हेलोफिल्स कहते हैं। कुछ गर्म झरने में मिलते हैं जिसे मैं थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। थर्मो का मतलब होता है गर्म, तो ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्म झरने। कुछ कच्चे क्षेत्रों में मिलते हैं जिसे हम कहते हैं मैथेनोजेंस। तो अब हम देखते हैं मैथेनोजेंस जो मैथेन का उत्पादन करेंगे बहुत ही ज्यादा। अब देखते हैं अभी आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि ये जीवन के प्रारंभिक रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। अगर मैं अपनी पृथ्वी की बात करता हूँ तो पृथ्वी पर धीमे धीमे जब जीवन की शुरुआत हुई तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे हमारी लाइफ का ओरिजिन जो है आर्की बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है। धीमे धीमे आर्की बैक्टीरिया बने, आर्की बैक्टीरिया से धीमे धीमे बैक्टीरिया बनते गए और बनते रहे, फिर प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा के बाद पर और भी बने जीव सारी विकसित हुआ। तो धीमे धीमे कहा तो ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, ये जीवित जीवाश्म भी इन्हें करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की तो आर्की बैक्टीरिया जो है, देखिए आर्की बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका सेल वाल की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। मान लीजिए कि मेरे पास देखिए ये है आर्की बैक्टीरिया, ये है आपका आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक है ये नॉर्मल बैक्टीरिया। ये है क्या, एक नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल। तो इस बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में दो में डिफरेंस क्या है, उसकी सेल वाल का डिफरेंस है। इसकी सेल वाल में डिफरेंस कुछ और है, इसकी सेल वाल में डिफरेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे देखिए ये जो सेल वाल है सबसे बाहर वाली चीज़ है, ये है मेरे पास सेल वाल। ठीक, ये जो बाहर बाहर जा रही है बिल्कुल बाहर निकली आउट में, यही है मेरी सेल वाल। ठीक, यही है मेरी क्या, सेल वाल। तो ये है मेरे पास क्या, सेल वाल इस बैक्टीरिया की, और ये है नॉर्मल बैक्टीरिया। तो नॉर्मल बैक्टीरिया की देखिए सेल वाल ये है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वाल है, देखिए ये। लेकिन इससे पहले नॉर्मल बैक्टीरिया में पहले कैप्सूल है और दूसरे नंबर पर क्या है, सेल वाल। अब देखिए अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया तो देखिए आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, इस आर्की बैक्टीरिया की जो ये सेल वाल है, जो ये सेल वाल है, इस सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाई जाती। यानी कि इसकी आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल में मुझे पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है, इसकी सेल वाल में यहां पर एब्सेंट है। अब नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें तो यहां पर मुझे पेप्टिडोग्लाइकन मिल रही है। तो यहां पर इस बैक्टीरिया में मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिली है, मुझे यहां पर इसकी सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। यहां मुझे पेप्टिडोग्लाइकन देखने के लिए मिले, यहां मुझे पेप्टिडोग्लाइकन देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इन दोनों के फीचर से ही हम पहचान सकते हैं कि ये मेरा आर्की बैक्टीरिया और ये मेरा बैक्टीरिया है। तो दूसरे से भिन्न होने के कारण यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी। जब इसकी सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हार्श कंडीशन होगी, एक एक्सट्रीम कंडीशन होगी, ऐसी जगह जहाँ और प्राणी नहीं रह सकते वो आसानी से रह सकता है। जहाँ पर उसमें देखने के लिए मिले तो इतनी जल्दी वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये फीचर्स क्या है, ये फीचर्स जो है दोनों को क्या अलग करता है,
एक दूसरे के डिफरेंस को अलग करता है। वही देखो एनसीईआरटी में लिखा है। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे कि गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मेथेन यानी बायोगैस का उत्पादन होता है। देखो अभी इससे समझेंगे अच्छी तरह से। पहले हम यहाँ पर देख लें, इनकी कोशिका भीतर बैक्टीरिया में उपस्थित म्यूरामिक एसिड तथा पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाए जाते आर्की बैक्टीरिया में। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर हम देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मैथेनोजन्स, दूसरे हेलोफिल्स, तीसरे थर्मोएसिडोफिल्स। इसे हम थोड़ा थोड़ा देखिए अभी हम समझ लेते हैं, हल्का सा ही समझेंगे, ज़्यादा वैसा नहीं। देखिए मैथेनोजन्स, अब मैथेनोजन्स कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मैथेन का उत्पादन करते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, मैथेन को बनाएंगे। देखिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं, ये ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी जगह भी जीवित रह सकते हैं जहाँ कोई नहीं रह सकता है, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, उस कठिन परिस्थितियों में जीना किसी भी जीव के लिए मुश्किल है, लेकिन इनके लिए आसान है। तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसी कंडीशन जो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत क्या है, कठिन है, परेशानी वाली है, दुख वाली है, वहाँ पर जीवित रहते हैं। ये अविकल्पीय वायवीय जीवाणु होते हैं अथवा ऑब्लिगेट एनोर्बेट। ऑब्लिगेट हम उसे कहते हैं कि ऐसा जीव जिसके लिए पूर्ण रूप से परजीवी होना जरूरी है। अविकल्पीय, अका मतलब नहीं, इस शब्द को समझो, अविकल्पीय। देखो शब्द लिखा है अविकल्पीय, अका मतलब होता है नहीं, विकल्पी का मतलब विकल्प। भैया इसे ऐसा परजीवी अवायवी कहते हैं, ऐसा जीवाणु कह सकते हैं कि इसे जीने के लिए कोई जीव चाहिए, एक जो जीव है वही जीव, उसके अलावा ये दूसरी जीव पे नहीं जा सकता। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जीने के लिए वही ऑप्शन है, मैं अब केवल इसी जगह पर इसी के पास रहूंगा, ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तो उसे कहते हैं ऑब्लिगेट, अविकल्पी। विकल्पी वो होते हैं, अरे कि तू तो मर रहा है, तू मर जा, तेरी जगह पास वाली जगह पहुंच गई, वहां पर जाकर जीने लगा। एक होता विकल्पी, अविकल्पी। अविकल्पी मतलब था ऑब्लिगेट यानी कि कंपलसरी पैरासाइट, इसके लिए परजीवी का होना जरूरी है, उसे कहते हैं अविकल्पी। इसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे कहते हैं अविकल्पी। ये सामान्यतः कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अवायवी, अवायवी का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन न हो, उसी को मैं कहता हूं अवायवी, यानी कि वायवी, बाहर की वातावरण से अलग, बिल्कुल ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक, ये बायोगैस प्रोडक्शन अर्थात मेथेन उत्पादन में सहायक होते हैं। ये मुख्यतः दलदली मडी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां दलदल है वहां मिलेंगे, तथा ये रूमिनेंट जीव जैसे कि गाय भैंस आदि की रूमिनेंट आंत में पाए जाते हैं। अब ये देखिए चित्र देखिए, ये है गाय, ये है आपकी क्या, गाय। गाय देखिए हरी घास खा रही है। अब ये हरी घास खा रही है, तो हरी घास देखिए ये खा करके देखिए ईसोफेगस से होते हुए, अब इसकी जो हरी घास है, जो हरी घास है जो ये है, इसका देखिए ये है इसका पोषण, यहाँ पर देखिए ये है रूमेन, इसे को बोलता हूँ मैं रूमेन। तो ये क्या करते हैं, रूमेन ये यहाँ पर ये बात करते हैं, तो यहाँ पर ये अपने सामान को सारे को जो हरी घास खाई है, वो हरी घास कहाँ पर, इसके यहाँ पर पेट के अंदर जाएगी, जिसे रूमेन कहते हैं। उस रूमेन वाले भाग को, रूमेन क्या होता है, जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते रहते हैं, जुगाली मतलब जैसे गाय है, जैसे कि भैंस है, जैसे गाय भैंस बकरी, हम देखते हैं वो हरा चारा खाने के बाद यानी हरी घास खाने के बाद फिर आराम से खूंटे पे बैठ जाएगी और वो ऐसे जुगाली करती रहेगी, अपने मुंह को चलाती रहेगी। अर्थात क्या है, पहले जब वो खाना खाते हैं, घास लेते हैं, तो जबरदस्ती क्या है, उस खाने को अपने पेट के अंदर डाल देते हैं, उसका आंशिक पाचन होता है। फिर बाद में बैठ करके धीमे धीमे वहां से क्या, अपनी घास को मुंह के अंदर आते हैं और जुगाली करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के देखते हैं, ये है रूमेन। तो रूमेन वाले क्षेत्र, इस रूमेन में मुझे क्या मिल रहे हैं, मैथेनोजन्स बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहे हैं, बैक्टीरिया। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो मुझे रूमेन में मिल रहे हैं। तो वही तो देखो लिखा है, तो रूमेन उसे कहते हैं ऐसे जीव जिनके अंदर रूमेन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट जीव, रूमिनेंट जीव। तो रूमिनेंट जीव कौन सा है, जैसे गाय भैंस बकरी ऊंट जो जुगाली करते थे, भेड़ जो जुगाली करते थे, जो मुंह को चलाते रहते हैं, ठीक,
चारा खाने के बाद, उसे कहते हैं रूमेन। तो इनके रूमेन में पाए जाते हैं, ये देखो लिखा है, जैसे गाय भैंस आदि की आंत में, गट में, यानी कि रूमेन में, रूमेनेंट इसकी रूमेन में, इसमें देखिए आंत में, यहाँ पर देखिए मिल रहा है रूमेन में, ये देखो मिल रहे हैं। तो ये मेथोनियस वो बैक्टीरिया हैं जो रूमेनेंट जीव के आंत में मुझे मिलते हैं देखने के लिए। उसके अलावा देखिए हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब होता है ऐसे लवड़ी क्षेत्र, ऐसे जीवाणु जहां पर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है, ऐसे जीव जहां पर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है, वो नमक ही नमक है, वो वहां पर क्या है, वो जीव मिल रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये बैक्टीरिया अत्यंत लवड़ी क्षेत्र, लगभग जहां पर 35% आपको नमक ही नमक है, अर्थात एक्सट्रीम कंडीशन में जहां पर 35% नमक है जिस पानी के अंदर में, जिस जगह पर 35% नमक है वहां हर जीव तो जी नहीं सकता, ये जीव जी सकते हैं, अर्थात वो एक्सट्रीम कंडीशन हुई। एक्सट्रीम कंडीशन उसे कहते हैं जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता, ये जीव रह रहे हैं, अर्थात ये हेलोफिल्स बैक्टीरिया है। ये क्या है, हेलोफिल्स बैक्टीरिया। ये विकल्पीय अवायवी जीवाणु हैं। अब इनके पास ये कौन सा आ गया, देखिए विकल्पी, विकल्पी मतलब फैकल्टेटिव, इनके पास विकल्प है। ये यहाँ की जगह पर नमक खत्म हो गया तो जहां बहुत कम नमक मिल जाएगा वहां भी जी सकते हैं, कम जगह पर रह सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया ऐसे, इनके पास विकल्प है, यहाँ चीज खत्म होगी, दूसरा विकल्प ही आपके पास जीने के लिए। ये विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, जैसे हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। ये देखिए ये समुद्र के किनारे की बात करें, यहाँ पर क्या है, ये क्या है भैया, यहाँ पर साल्ट, क्या है भैया, साल्ट। साल्ट क्या है यहाँ पर, अधिक। साल्ट क्या है यहाँ पर, अधिक, बहुत ज्यादा नमक है। तो जहां पर बहुत ज्यादा नमक है वही क्या है भैया, मेरी एक्सट्रीम कंडीशन। वही क्या है प्यारे बच्चों, मेरी एक्सट्रीम कंडीशन। एक ऐसी दशा जब बहुत ज्यादा नमक है, वहां पर कौन रह सकते हैं आपके, हेलोफाइल्स। तो मैं यहां पर हेलोफाइल्स की बात कर रहा हूं, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो कि आपको यहां पर देखने के मिलते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स ये गर्म झरने में रहने वाले जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया, थर्मो का मतलब होता है गर्म, इस थर्मो का मतलब क्या है, गर्म, अर्थात ऐसी जगह जब बहुत ज्यादा गर्म ही है, झरने हैं पानी के, वहां भी रह सकते हैं। ये विकल्पी, ये भी देखो विकल्पी है, फैकल्टेटिव, ये भी क्या है, विकल्पी, इनके पास भी विकल्प है, अगर ये कंडीशन खत्म हो गई तो दूसरी कंडीशन में रह सकते हैं। तो ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो अवायवी, एनएरोबिक तथा वायवी, यानी कि ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन है वहां भी रह सकते हैं और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां भी रह सकते हैं। इनके पास दोनों विकल्प हैं। ये देखो विकल्पी विकल्प है, दूसरे देखिए अवायवी, अवायवी मतलब एनएरोबिक, ऐसी कंडीशन जहां पर क्या है, हवा नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। एनएरोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बाहर का वातावरण नहीं है। वायवी जहां पर ऑक्सीजन है, अवायवी उसे कहते हैं जहां पर O2 नहीं है, और यहां पर वायवी कहते हैं। वायवी मतलब ये सारा क्षेत्र है जहां पर ऑक्सीजन है, इसे वायवी कहते हैं। अवायवी जैसे पेट के अंदर चले जाओ, वहां एकदम उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पेट के अंदर चले गए वहां पर बाहर का वातावरण नहीं मिल रहा, उसे कहते हैं अवायवी। ठीक, दोनों दशाओं में 80 डिग्री से अधिक तापमान पर भी ऐसे वहां पर गर्म झरने, उसका टेम्परेचर मैंने चेक किया भैया 80 डिग्री से ऊपर जा रहा, ये तो वहां भी जिंदा है भैया। वायवी अवायवी दोनों जगह जी सकते हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर है, उससे अधिक है, 80 डिग्री से अधिक, कम पे तो जी रहा है वो, 80, 90, 100 और ऊपर करते जाओ भैया, वो 100, 150, 200, 300 वो जी जाएगा। इसके अलावा ये हाई एसिडिक पीएच में भी पाए जाते हैं, ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहाँ का पीएच क्या है, बहुत हाई, यानी कि जहाँ पर एसिडिक नेचर अधिक है, जहाँ पर एसिडिक मतलब एसिड की मात्रा अधिक है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। ये देखिए गरम झरने, ये क्या है, गरम झरने, ये देखिए गरम गरम झरने, ये देखिए गरम गरम झरने, ये देखिए गरम झरने हैं। अब इस गरम झरने में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे इस गरम झरने के, इस गरम झरने में इसमें मुझे बैक्टीरिया मिलेंगे, यहाँ मुझे बैक्टीरिया, ये देखो गरम झरना है, इसका टेम्परेचर को अगर नापेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे बैक्टीरिया, इसमें इस पानी में, ठीक, हॉट वाटर में, हॉट वाटर में जितना भी मेरा गर्म पानी है 80 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक, ठीक, मोर देन, ठीक, इससे अधिक ये पानी जो भरा हुआ है भैया, यहाँ
यहाँ मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया मिल रहे हैं? थर्मोसिटो। ये देखो गरम गरम झरने हैं, ये गरम गरम झरने हैं, ये गरम गरम झरना बना हुआ है, यहाँ पर मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तो गर्म झरना है, मुझे वहाँ पर वो बैक्टीरिया देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास का समापन होता है प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप आराम से मेरे वीडियो को देखते रहें और NCERT को पढ़ते रहें। अब अगले वीडियो तक आप लोगों से बाय बाय।